नमस्कार, आप देख रहे हैं रात 10 बजे। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित अक्ति तिहार और माटी पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई। 4 तस्वीरें उसी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर चलाया, खेत की जुताई की, किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी भेंट की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर 6 करोड़ 23 लाख की लागत से तैयार किए गए कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के नवीन भवन और जैविक दूध उत्पादन हेतु डेयरी का लोकार्पण किया। ये 4 तस्वीरें तो आपके सामने है ही, उसे आप देख ही रहे हैं। पहली तस्वीर ठाकुर देवता की पूजन की है, जो आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप मुख्यमंत्री को ट्रैक्टर चलाते हुए देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर है। सीएम ने खेत में ट्रैक्टर चलाया है। तीसरी तस्वीर धरती माँ की रक्षा के लिए शपथ दिलाई है बघेल ने, और चौथी कृषि स्टॉल का उन्होंने दौरा किया है। हम केवल गोबर भाग नहीं खरीदा, अब तो गौमूत्र भी खरीदो। बहुत जगह गौमूत्र से तो दवाई भी बनाया शुरू कर दे, अब वो दवाई प्रयोग भी अमल कर रहे हैं। हमारे प्रकृति बहुत जगह जैसे पेड़ पौधा है, जब कीटनाशक है, जब नीम वगैरह प्रमुख रूप से उपकरण के प्रयोग अमल करना चाहिए। नीम है, बेल है, और बनाया के बहुत अमल तरीका है, सब जाना चाहिए। गंगोर छत्तीसगढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री हरेली के लिए शुरू करे। अब 1.25 साल हो गए गोधन योजना हरेली पास से, और आज अब तक शुरू हो, लेकिन बहुत अच्छा लगे स्कूलपति जी बोली से आने वाला समय में एक और बड़े विस्तार करे जाए। सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर भी पहुंचे थे, जहां अलग अलग कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया। इस दौरान मंत्री अमरजीत भगत के बेटे के विवाह समारोह में भी उन्हें जाना था, शामिल भी हुए। उन्होंने नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया और बधाई दी। सीएम इसके बाद निगम के सभापति शेख के निवास भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे परिवार को ईद की बधाई दी। सीएम ने बताया कि आज के दिन के लिए बहुत खास है। अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद एक साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आज के ही दिन फसल बोने की परंपरा भी रही है, लिहाजा माटी पूजन अक्ति दिवस के रूप में भी आज हम इसको मना रहे हैं। सीएम ने कहा कि धरती हमारी माता है, उसका भी ध्यान हम सबको रखना चाहिए। सीएम के साथ मंत्री ताम्रध्वज साहू, पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, एपेक्स बैंक के चेयरमैन, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, विधायक, महापौर और तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। परशुराम जयंती भी है और आज ईद भी है, सबको बधाई। छत्तीसगढ़ में अक्ति के दिन फसल बोने की परंपरा रही है, तो माटी पूजन के रूप में भी इसको हम लोगों ने इस कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा स्तरीय दौरा कल से शुरू हो रहा है। सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किन्हीं 3 गांवों में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। कल सरगुजा संभाग से इसकी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले सीएम बलरामपुर जिले के समरी विधानसभा जाएंगे। समरी में सीएम के दौरे की लगभग तैयारी पूरी हो गई है। इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले कुसमी गांव जाएंगे, उसके बाद शंकरगढ़ और फिर राजपुर में लोगों से मुलाकात होगी। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद फिर बस्तर संभाग के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री अपने दौरे में गांवों, तहसीलों, कार्यालयों, पुलिस थानों, जनपदों, कार्यालयों, स्कूलों, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्रों, यहाँ पर जो भी है, इसमें कई और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर जाएंगे और उसकी मूलभूत चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कल सरगुजा पे लगभग 7 दिन तक के लगातार दौरा, और प्रत्येक विधानसभा में जाने का मेरा प्रयास। 90 विधानसभा में जाऊंगा, और हर विधानसभा में 1 दिन का समय मैंने निर्धारित किया है। हो सकता है इसमें 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, लेकिन सभी विधानसभा में मैं जाऊंगा और वहाँ की स्थिति, जो शासकीय योजना है उसके बारे में जानकारी, आम जनता से मुलाकात, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, कार्यकर्ताओं से भी भेंट मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर परिसर में भगवान परशुराम की अष्टधातु से बनी 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और कई ऐलान किए।
सीएम शिवराज ने परशुराम के चरित्र को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देने की भी योजना है। संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। वहीं जब तक भर्ती नहीं होती है तब तक अतिथि शिक्षक यहां पर पढ़ाएंगे। मंदिर में लगी जमीनें सरकार नीलाम नहीं करेगी। अभी तो किताबें छप गई होंगी। मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। हमने संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ की है। 1900 पद तो भर लिए, बाकी संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। कुछ दुष्ट सज्जनता से नहीं मानते, उनके लिए तो दंड उठाना ही पड़ता है। जब तक उनको कुचल ना दो, वो तो ऐसी पूंछ की तरह जो कितनी भी पोंगरी डालो सीधी नहीं होती। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने खरगोन में आज भी कर्फ्यू लगे होने के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों पक्ष के जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां 2 हफ्ते बाद भी कर्फ्यू लगा है, ये प्रशासन की असफलता नहीं तो और क्या है। जांच हो और जांच के बाद हिंदू मुसलमान जो भी दोषी हो कार्रवाई हो। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा उस दौरान कभी दंगा नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो उसे कंट्रोल किया गया। एडिशनल एसपी के रोकने के बावजूद भी बैरियर जबरदस्ती हटाकर वे मस्जिद के रास्ते पर गए। ये सब बात की जांच होनी चाहिए। शांति समिति बनाकर सब चीज नॉर्मल कर देते तो आज कर्फ्यू की जरूरत नहीं थी। आज भगवान परशुराम की जयंती भी मनती, आज अक्षय तृतीया में शादी ब्याह भी होते, आज वहाँ ईद भी मनती। ये सब के सब त्यौहार एक तरफ रह गए आपके कानून व्यवस्था के फेलर की वजह से। दिग्विजय सिंह जी लगातार एक दूसरे के खिलाफ जिस प्रकार से समुदायों को खड़ा करने का काम करते हैं, वही कारण है कि कांग्रेस आज गर्त में जा रही है। ये सत्य और तथ्य के साथ में खड़े नहीं होते, ये केवल और केवल भावनाएं भड़काकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के झूठे वादों से प्रदेश की जनता अच्छी तरह वाकिफ है। इस बार प्रदेश की जनता जो है वो कांग्रेसियों को घर बैठाकर पेंशन देने का काम करेगी, ये उन्होंने कह दिया। कर्मचारियों ने मन बना लिया इनको घर बिठाने का, घर बैठे पेंशन देने का, क्योंकि पहले ये इनकी घोषणाएं देख चुके हैं, चाहे किसान कर्ज माफी की हो, चाहे पेंशन से जुड़ी हुई हो या अन्य कर्मचारियों से जुड़ी हुई हो। एक भी वादा पूरा नहीं किया था, इसलिए इनको ही पेंशन देंगे, अब कर्मचारी देंगे। शिवराज सिंह जी की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, ये साबित हो गया। ये बैठ के ही कर सकते हैं और बैठ के करें, किसने रोका है। बाकी आप चिंता किसी को भी नहीं है इन बैठकों की। भीषण गर्मी के साथ ही इंदौर में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। बिजली कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक इस बार इंदौर में बिजली खपत के सभी रिकॉर्ड टूट गए। अप्रैल महीने में 32 करोड़ बिजली यूनिट की खपत हुई। औसतन प्रतिदिन 1.07 करोड़ यूनिट की खपत रही, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। एक तरफ कोयले के संकट की वजह से बिजली कटौती बढ़ने लगी है, साथ ही आने वाले दिनों में इंदौर में बिजली कटौती की परेशानी बढ़ सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि कोयले की आपूर्ति को लेकर पहले कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। प्रदेश की बात करें तो 22,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता करने का दावा करने वाली बिजली कंपनियां औसतन 12,000 मेगावाट बिजली भी नहीं सप्लाई कर पा रही हैं। प्रदेश में बिजली की मांग और सप्लाई में रोजाना 1 से 1,500 मेगावाट का गैप आ रहा है। इसकी भरपाई कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती करके की जा रही है। सोचिए, जिस गांव में 8 से 10 घंटे बिजली इस वक्त कट रही होगी, वहां उन पर क्या बीत रही होगी।
सीधे सीधे सरकार का मिसमैनेजमेंट है। जैसे जैसे रेट कम आ रहे हैं, कोयले की आपूर्ति कम होगी, बिजली संकट गहराएगा, ये सरकार को पता था, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं करे। आने वाला समय और खराब आने वाला है। गर्मी में बिजली की आवश्यकता और बढ़ेगी, छोटे छोटे लघु उद्योग बंद हो जाएंगे, क्योंकि बिजली की जब पूर्ति नहीं हो पाएगी तो उद्योग कैसे चलेंगे। ऐसे बिजली को लेकर एक अफवाह का निर्माण करा गया, ना तो संभाग मुख्यालयों पर कटौती हो रही है, ना जिला मुख्यालय पर कटौती हो रही। स्वाभाविक रूप से चूंकि गर्मी में निरंतर एसी चलता है, कूलर चलता है, रात दिन बिजली का जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ी सी कहीं कठिनाई हो सकती है, पर बिजली संकट जैसा कुछ भी नहीं है। लोग पीड़ित है, परेशान है। वो बिजली की समस्या से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा कि किसी गांव में अगर एक ट्यूबवेल है, वो लाइट गोल हो गई तो उसको पानी भी नहीं मिल पा रहा। लोग पानी के लिए तरस रहे बिजली के कारण। साल गर्मी जो है पिछले साल के कंपैरिजन में जल्दी आ गई। पहला तो ये कारण है कि गर्मी अचानक बढ़ने से जो है डिमांड बढ़ गई। घरेलू मूंग का जो रकबा है, किसान बंधुओं ने मूंग के रकबे में वृद्धि की है। नेचुरली जो है कुछ बिजली की कुछ अनएक्सपेक्टेड कटौती आवश्यकता अनुसार करना पड़ती है। जब ज़रूरत होती है तो कटौती कर ले, तो जैसे ही डिमांड नॉर्मल होती है या डिमांड कहीं से कम हो जाती है तो फिर सप्लाई नॉर्मल कर दी जाती है। सिवनी में हुए मॉब लिंचिंग मामले में 2 आदिवासी युवकों की हत्या के मामले में पीसीसी के चीफ कमलनाथ ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी के सदस्य घटनास्थल जाकर और पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी पीसीसी को पेश करेंगे, यानी उन्हें बताएंगे। इधर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। 5 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। 2 लोगों की मौत हुई है और इसमें पुलिस ने तत्काल 7 साढ़े 7 के आसपास एफआईआर दर्ज की और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। 3-4 संदेही भी पुलिस की हिरासत में है। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। 3-4 टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई है। 2 निर्दोष आदिवासियों के ऊपर बजरंग दल के लोगों ने आरोप लगाया कि वो लोग गौ मांस लेके आ रहे हैं और उनको घेर के इतना पीटा कि वो वहीं जगह पे ही वो लोग अपना दम तोड़ दिए। इस तरीके से काम कर रहा है तो उसको प्रतिबंधित करें। ये सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है क्राइम और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट। और ये तो ऐसा समय है जब मामा का बुलडोज़र पूरे देश में लोकप्रिय है। उसकी ना सिर्फ घर बार तोड़ दिए जाएंगे, उसको ना सिर्फ सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा, अपितु इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि उसकी ज़रूरत तक ज़मींदोज हो जाएगी। हिंसा हुई है वहाँ पर, मैंने जानकारी मंगाई, आती ही हुई। रायपुर के देवपुरी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट कारोबारी मनोज मेश्राम की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी कारोबारी दिलीप रहेजा, उसके बेटे दीप रहेजा और प्रेम रहेजा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है, जबकि पहले की एफआईआर में आरोपी के तौर पर दिलीप रहेजा के बेटों का जिक्र किया गया था। लेकिन मृतक के परिजनों और समाज के लोगों के आक्रोश और हंगामे के बाद अब उसे नामजद दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा मृतक मनोज मेश्राम के बेटे कुणाल मेश्राम की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कई और धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस ने कुणाल को बंधक बनाने, उसे जान से मारने की धमकी देने, उस पर प्राणघातक हमला करने का मामला दर्ज करते हुए पहले से दर्ज केस में आईपीसी की धारा 392, 307 और 342 को भी जोड़ लिया है। इसके अलावा कुणाल को जाति सूचक गाली देकर उसे प्रताड़ित करने के आरोप में कारोबारी दिलीप रहेजा और उसके बेटों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा अलग से जोड़ी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ही मृतक के परिजन और उनके समाज के लोग देर शाम तक मनोज मेश्राम का शव लेकर उसका अंतिम संस्कार करने निकले। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। समाज के लोगों ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने विल्ला सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने सभी भारतीयों का आभार व्यक्त किया और लोगों को चलो भारत का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में रह रहा हर भारतवासी अगर 5 गैर भारतीयों को घूमने के लिए भारत भेजने का काम करेगा तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण बहुत समय तक सभी की जिंदगी एक तरह से वर्चुअल मोड में चल रही थी। पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री पहली राष्ट्राध्यक्ष थी जिससे मुलाकात की, जिनका हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला। ये भारत और डेनमार्क के मजबूत होते संबंधों को दिखाता है।
महाराष्ट्र में चल रहे लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच राज ठाकरे के घर से बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा उठाकर एक बार फिर सुर्खियों में आने वाले राज ठाकरे पर एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। और अब खबरें विस्तार से। मुरैना जिले के देवगढ़ गांव में आज 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है। वहीं मासूम बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्रवाई के दौरान जौरा एसडीएम और एसडीओपी मौजूद रहे। देवगढ़ गांव में रहने वाली नाबालिग आज सुबह दुकान गई थी। इस दौरान दुकानदार रिंकू शर्मा ने टॉफी का लालच देकर उसे दुकान के अंदर एक कमरे में ले आया, जहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी देते हुए छोड़ दिया। पीड़ित बच्ची किसी तरह रोते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। परिजन मासूम बच्ची को लेकर थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। आरोपी का जो मकान है वो उसने अतिक्रमण करके बनाया हुआ था। उसका प्रशासन पहले से उस पर नोटिस और उस तरह की कार्रवाई उसने कर रखी थी और आज जब उसे गलत पाया तो प्रशासन ने उसका मकान मतलब डिमोलिश किया है। बालोद जिले के मंगचुआ थाना इलाके में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यहां बड़े भाई की शराब पीने आए दिन विवाद करने से तंग आकर छोटे भाई ने उनकी हत्या कर दी है और अपनी पत्नी की मदद से लाश को घर के बाहर तालाब में दफनाकर गांव से फरार हो गए। गांव चिलम गोटा में जब दोनों भाई नहीं दिखे तो कोटवार ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। तब धीरे धीरे करके पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई और उनकी पत्नी से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। वहीं दफन शव को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कृष्णा कुरेटी जो उसका बड़ा भाई है 35 वर्ष का, वो आया और उनसे विवाद करने लगा। उसकी पत्नी को पकड़ खींच करके रूम की ओर ले जाने लगा। इतने में आरोपी द्वारा उनका विरोध करने पर जो मृतक का छोटा भाई 30 वर्ष है, उन्होंने बताया कि कृष्णा कुरेटी को मार दिया हूँ और उनको नया तालाब के मेड़ में दफना दिया हूँ। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेवारी में एक शादी के मंडप पर अजीबोगरीब हंगामा देखने को मिला। असल में दूल्हा सुनील केरकेट्टा पहले से शादीशुदा था और अपनी पत्नी को धोखे में रखकर दूसरी शादी रचा रहा था, यानी दूसरी शादी कर रहा था। तभी उसकी पहली पत्नी पुलिस और महिला बाल विकास अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने दूल्हे को मंडप से उठाया, शादी रुकवाई और थाने ले गई। मेरा 2019 में सामाजिक रीति रिवाज हिंदी रीति रिवाज से शादी हुआ था। जब लड़की पैदा हुई तो इन्होंने लड़का छोड़ के भाग गया कि लड़की है बोल के। अभी जो शादी कर रहा है वो लड़की नहीं समझी। उसको मैं प्यार से समझाने का कोशिश की पर वो लड़की नहीं समझी। वो लड़की मेरे को ही धमकी देने लगी कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम शादी की हो, इस टाइप का। और आज देखिए, आज यहाँ शादी करने जा रहा था वो। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए खबर सुपरफास्ट अंदाज में मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ।